हेलो फ्रेंड्स, जावा प्रोग्राम के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि प्रोग्राम में दो बातें होती हैं, एक तो इंस्ट्रक्शन होगा और उसके साथ होगा हमारा डेटा। डेटा में बेसिकली अगर हम देखें तो दो तरह के डेटा होंगे, एक कांस्टेंट टाइप का होता है और दूसरा वेरिएबल होता है। मतलब हमारे प्रोग्राम में जो भी टर्म इस्तेमाल किए जाएंगे उनका नेचर या बिहेवियर डेटा के तौर पर जो हम इस्तेमाल करेंगे वो या तो कांस्टेंट नेचर के होंगे या वेरिएबल नेचर के होंगे। तो कांस्टेंट हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वेरिएबल पर। वेरिएबल आखिर है क्या? तो कोई भी टर्म जिसका वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में या प्रोग्राम के रेस्पेक्ट में चेंज होता हो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो हर वो क्वांटिटी जो समय के अनुरूप बदल जाए, जिसका वैल्यू में परिवर्तन हो, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो कुछ ऐसे टर्म हैं जो लगातार बदलते रहेंगे, और ख़ास करके अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, मैथमेटिकल नोटेशन की बात करें, अलजबरा की बात करें, तो हम लोग का पूरे तरह से अलजबरा में तो वेरिएबल क्वांटिटी पर ही डिस्कशन करते हैं। प्रोग्राम में सॉल्यूशन किसी वेरिएबल क्वांटिटी का ही फाइनल रिजल्ट काउंट करते हैं। जैसे किसी एरिया का, किसी भी शेप का आपको एरिया निकालना हो तो आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन की ज़रूरत होगी। कुछ क्वांटिटी तो फिक्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम में हम फिक्स क्वांटिटी के आधार पर किसी दूसरी क्वांटिटी को अगर फाइंड करते हैं तो उस क्वांटिटी को जिसके लिए हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोज रहे हैं वो निश्चित रूप से वेरिएबल है, जिसका कोई मान नहीं है, जो वैल्यू के अनुरूप भी चेंज होता है। तो वेरिएबल प्रोग्राम में वो सारे क्वांटिटी होंगे जिनके वैल्यू को आसानी से बदला जा सके। ये तो नॉर्मल या जनरल कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम प्रोग्राम की बात करें कि प्रोग्राम में वेरिएबल क्या है। तो यहाँ प्रोग्राम में वेरिएबल कहने का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोई ना कोई मेमोरी लोकेशन, किसी मेमोरी स्पेस की बात हम कर रहे हैं, उसको कोई एक नेम हम देंगे इस लोकेशन को अपने प्रोग्रामिंग के दौरान, और वहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रखेंगे हम। तो ये नेम एक्चुअल में क्या है? ये हमारे लिए वेरिएबल की तरह बिहेव करेगा। जैसे प्रोग्राम में हम लोग लिखते हैं a=5। इस असाइनमेंट स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखें। हम बोलते हैं a=5। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये जो स्पेस है इसका नाम हम रखेंगे a, ऐसे वैल्यू रखेंगे 5। 5 निश्चित रूप से कांस्टेंट है। मैथमेटिकल नोटेशन में हम जानते हैं कि कोई भी नंबर कांस्टेंट होता है, उसको आप बदल नहीं सकते, उसके वैल्यू को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये जो इस स्पेस का नाम दिए a, ये a कांस्टेंट नहीं है। हो सकता है a का वैल्यू अभी हमने 5 रखा है, कुछ देर के बाद हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं a++ और ये हो जाता है 6। तो नंबर बदल गया, लेकिन वेरिएबल का नेम तो कांस्टेंट है, फिक्स है। तो कुछ मामले में कांस्टेंट तो अब कांस्टेंट है ही, लेकिन प्रोग्रामिंग के दौरान जिसके वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। और टेक्निकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो हम किसी मेमोरी लोकेशन के नेम को बोल रहे हैं वेरिएबल। जो ही हम प्रोग्राम करने जाते हैं, कोई ना कोई वेरिएबल अगर डिफाइन करते हैं, तो कंप्यूटर का एक ही काम है कि उस वेरिएबल के नेम के अगेंस्ट कोई ना कोई स्पेस का को रिजर्व करना।
अब इस नेम के अगेंस्ट कितना स्पेस रिजर्व होगा ये तो डिपेंड करता है उस वेरिएबल के टाइप पर। जैसे अगर हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं इंट ए, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर स्पेस कितना होगा। इंट ए अगर जावा में आप लिखते हैं तो जावा के प्रोग्राम में ए 4 बाइट का होगा। इसका मतलब अगर हम बाइट से इस लोकेशन को रिजर्व करें तो ये पूरे लोकेशन को 4 बाइट के मेमोरी का नाम होगा ए। अगर यही काम हम सी प्लस प्लस में करें तो हम जानते हैं कि वो तो 2 बाइट ही स्पेस रिजर्व करेगा। तो वेरिएबल कहीं न कहीं मेमोरी लोकेशन में एक स्पेस रिजर्व करता है और प्रोग्रामिंग के दौरान उस स्पेस में कोई ना कोई वैल्यू हम बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुरूप उस वेरिएबल का इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन वेरिएबल का नाम वहाँ पर कांस्टेंट होता है। यही नाम है हमारा वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है कि जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। वेरिएबल तो एक स्पेस है, उस स्पेस में जो कुछ भी हम असाइन करेंगे वो रखेगा। तो ये नाम जो है किसी मेमोरी लोकेशन का प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचें तो आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जानी चाहिए कि वेरिएबल मीन्स द नेम ऑफ ए मेमोरी ब्लॉक इनसाइड द प्रोग्राम में कुछ मेमोरी स्पेस एलोकेट कर रहे हैं और उस मेमोरी का एक स्पेशल नेम हम दे रहे हैं, वही है वेरिएबल। बात समझ में आ गई। अब जरा सा देखिए कि डिफिनीशन अगर एग्जाम में आया कुछ पूछा जाए तो क्या हम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। हम प्रोग्राम में इसको वेरिएबल के जगह पर आइडेंटिफायर भी जनरली सी प्लस प्लस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जावा में भी आइडेंटिफायर ही कहते हैं। तो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर that denotes the storage location used to store a data value। यही बात हुई, मेमोरी लोकेशन में कुछ डेटा वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक रिजर्व मेमोरी एलोकेट करेंगे और इसी स्टोरेज लोकेशन का नाम है वेरिएबल। ये वेरिएबल में टेक डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। मतलब एग्जीक्यूशन के दौरान अगर शुरू में कहीं हमने एक का वैल्यू 5 लिया तो फिर उसको 6 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं। मान लेते हैं जैसे एक प्रोग्राम है उसमें एरिया हमको डिफाइन करना है। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो हमको उसके लेंथ ब्रीथ की बात होगी। अब लेंथ ब्रीथ का वैल्यू चेंज करेंगे तो एरिया भी चेंज होगा। और स्वाभाविक है कि बदलना भी चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू हम रखेंगे वही उस एरिया का वैल्यू होगा। और इस एरिया का वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ ब्रीथ क्या है। और लेंथ ब्रीथ अगर यूजर डिपेंडेंट हो, यूजर अपनी मर्जी से दे सकता है, तो ये भी अपनी मर्जी से चेंज होगा आफ्टर एग्जीक्यूशन। तो चाहे लेंथ की बात हो, ब्रीथ की बात हो, एरिया की बात हो, पेरीमीटर की बात हो, टेम्परेचर की बात हो, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, सम, डिफरेंस, टोटल सम, टोटल डिफरेंस, सैलरी, इस तरह के जितने भी टर्म हम अपने प्रोग्रामिंग के दौरान या जनरल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं जिसका वैल्यू लगातार बदल सकता है टाइम टू टाइम, उसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। लेकिन मेमोरी हम किसी मेमोरी लोकेशन को बोलेंगे। ये क्लियर हो गया। अब देखिए क्या कहता है कि वेरिएबल नेम्स में कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट, द अंडरस्कोर एंड डॉलर कैरेक्टर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। अब वेरिएबल के जो नेम रखेंगे वो भी एक निश्चित प्रोटोकॉल के तहत रखे जाएंगे। एक डिफिनिट सेट ऑफ रूल्स हैं इनके रखने के। इस रूल को आप वायलेट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह कि सोसाइटी में हम लोग तो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के मेंबर हैं, अलग अलग सोसाइटी हैं। तो सोसाइटी के अगेंस्ट बच्चे का नाम हम लोग ऐसे रखते हैं, सोसाइटी के आधार पर, अपने पूर्वज के नाम के आधार पर रखते हैं और देखते हैं कि हमारे समाज में किस तरह के शब्द की उपयोगिता ज़्यादा है, किस तरह के नाम रखे जाते हैं, और नाम के आधार पर ही सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जनरली होता भी है। तो
हम यहाँ पर भी एक प्रोटोकॉल रखते हैं। जब भी वेरिएबल के नाम का आइडेंटिफायर बनाएंगे तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिनका पालन करना जरूरी है। देखिए ये क्या कहते हैं कि दे मस्ट नॉट बिगिन विथ ए डिजिट। अब देखिए कोई भी नाम अगर मान लेते हैं, यहाँ पर हम इस वेरिएबल का नेम हम रखें एस नेम, मान लेते हैं स्टूडेंट के नेम के लिए एक वेरिएबल हमने बनाया और उसका नाम रखा एस नेम। एस नेम रख सकते हैं, नेम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या हम टू नेम रख सकते हैं? मतलब किसी आइडेंटिफायर का नामकरण हम नंबर से शुरू कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल फर्स्ट नंबर तो बोलता है कि नॉट बिगिन विथ ए डिजिट, डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। कोई भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो आप डिजिट से शुरू नहीं कर सकते हैं। ये प्रोटोकॉल तो हमारे आपके नामकरण में भी है। हम आप अपना नाम कभी 1 2 3 4 से तो नहीं शुरू करते हैं। ऐसा किसी बच्चे ने नाम नहीं रखा है 0 सौरभ, 1 सौरभ, 2 सौरभ, 0 रोहित, 1 रोहित, ऐसा तो नहीं रखते हैं। तो यहाँ भी नाम नंबर से शुरू नहीं करें। वेरिएबल का नेम जब भी शुरू होगा तो किसी कैरेक्टर से होगा, अल्फ़ाबेट से होगा, नंबर से नहीं हो सकता, डिजिट से नहीं हो सकता। पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि अपर केस एंड लोअर केस आर डिस्टिंक्ट। अब जरा इस बात को समझिए कि अपर केस और लोअर केस कंप्यूटर में अलग अलग लैंग्वेज हैं। जैसे बेसिक कोबोल वगैरह जब लैंग्वेज हम लोग पढ़ते थे तो अगर हम लिखें एरिया, तो इस एरिया और एक और नेम हम रखें, हम इसका नाम रखें एरिया। दोनों का नाम हम एरिया रखें। तो जो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं लैंग्वेज, जैसे बेसिक लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं था, कोबोल लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं था, तो वहाँ पर क्या करते थे, ये दोनों एक ही नाम कोलाइड होने लगेगा। लेकिन जावा परमिट करता, बोलता देखिए आप अपर लेयर लोअर लेटर दोनों डिफरेंट हैं हमारे लिए, आप इस तरह से भी नाम रख सकते हैं। ये अलग बात है कि जावा तो सपोर्ट करता है। एज ए प्रोग्रामर आप कितने स्मार्ट प्रोग्रामर हैं, अगर आप अपने प्रोग्रामिंग में इस तरह का नामकरण करते हैं तो कई बार मिस्टेक से आपका प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन में जाने में गड़बड़ी हो सकती है। तो बेहतर है कि आप इस तरह के कन्फ्यूजन में ना पड़ें। अगर नाम अलग अलग वेरिएबल का रखना है तो केवल केस चेंज करके ना रखें, बल्कि नाम को ही चेंज कर लें। कुछ ऐसा नाम रखें जिसको आप आइडेंटिफाई करने में, यूनिकली आइडेंटिफाई करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन जावा को कोई प्रॉब्लम नहीं। जावा बोलता है कि आप इस नाम को रखें, इस नाम को रखें, हमारे लिए दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। कैपिटल लेटर को हम अलग ट्रीट करते हैं और स्मॉल लेटर को अलग ट्रीट करते हैं। तो हम दोनों ही एरिया को एक्सेप्ट करेंगे और दोनों के लिए अलग अलग लोकेशन हम देंगे। अब चिंता की बात नहीं है। अब ये अलग बात है कि प्रोग्रामिंग में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस एरिया की बात आप कर रहे हैं, आप किस एरिया में डेटा रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो तो यहाँ का यहाँ डेटा ट्रांसफ़र हो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जावा तो सपोर्ट करता है, दोनों को अलग अलग तरीके से देखता है। नंबर 3, इट शुड नॉट बी ए कीवर्ड। कीवर्ड तो आप जानते हैं, कीवर्ड स्पेशल कीवर्ड हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, इफ, डू, व्हाइल, फॉर। तो ये सब जो हैं कीवर्ड, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये स्पेशल कीवर्ड हैं। इनका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर के तौर पर ना करें, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए ना करें। वेरिएबल का नाम में कभी भी कीवर्ड, स्पेशल कीवर्ड जो है उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया कि अगर आपको प्रोग्राम बनानी है तो आपको जितने भी स्पेशल 60 कीवर्ड हमने बताए हैं
उसको आप याद रखेंगे और उसका इस्तेमाल अपने वेरिएबल नेम में नहीं करेंगे, अदरवाइज जावा को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके क्लास लाइब्रेरी में स्पेशली ये कीवर्ड की लिस्ट है। अब उसका स्पेशल मीनिंग है, स्वाभाविक है कि वो कीवर्ड हैं तो उनके स्पेशल मीनिंग है, उस मीनिंग के आधार पर आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये रेस्ट्रिक्शन है आपके लिए, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। व्हाइट स्पेस इज नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या हुआ कि आप एरिया रख सकते हैं या लैब बॉय, इस तरह से नहीं दे सकते, ठीक है। आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं अगर आपको रीडेबिलिटी चाहिए, माने बीच में ब्लैंक स्पेस नहीं होना चाहिए। यहाँ तो साफ साफ कहता है कि अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, लेकिन डॉलर कैरेक्टर आप लगा सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं दे सकते हैं, और भी कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ नहीं दे सकते। ये रूल है, तो इसको फॉलो करना होगा आपको। आप लैब अंडरस्कोर बॉय लिख लें या एक साथ लैब बॉय लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। और जावा में कभी भी नेमिंग कैरेक्टर में स्पेस तो अलाउड है ही नहीं, क्लास नेम में पहले ही हमने देखा। हाँ, इसलिए हमने कैमल केस का इस्तेमाल किया। कैमल केस क्लास के नेम में स्पेशली इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ठीक तरह से आइडेंटिफाई भी कर लें, और वहाँ भी स्पेस अलाउड नहीं था तो हम क्या करते थे, वहाँ अंडरस्कोर भी नहीं लगाते थे, वहाँ हम इसको कैपिटल कर देते थे। मतलब वहाँ पर जो प्रोविज़न था LABBOY लैब, कैमल केस ये तो अलाउड है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी आइडेंटिफायर में आप कोई भी स्पेस, वाइट स्पेस मतलब ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वेरिएबल नेम्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ। हाँ, एक लिमिट होता था, कुछ लैंग्वेज में होता है कि वेरिएबल लेंथ 8 कैरेक्टर के होने चाहिए, 16 कैरेक्टर के होने चाहिए। ये बोलता कि इतना हूँ लंबा, आप पूरा सेंटेंस दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है जावा को, लेकिन जब भी किसी वेरिएबल का नेम आप लिखते हैं तो आइडेंटिफाई को डिक्लेयर करने के बाद उनका यूज करना पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर आप एक वेरिएबल के नेम में लिख दें तो बाद में उनको आप ही को यूज करने के समय टाइप भी करना पड़ेगा जी, हर बार तो वेरिएबल का नेम से बुलाना पड़ेगा। तो जब नेम से बुलाना होगा तो यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे हम लोग अपने लाइफ में क्या करते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किसी का नाम हो तो शॉर्ट टर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनका पूरा नाम आदमी ले भी नहीं पाता है, शॉर्ट टर्म से ही काम चला लेता है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मतलब ऐसा लेंथ भी ना रखें कि वो जीके का क्वेश्चन बन जाए। जीके का क्वेश्चन है ना कि भाई इनका पूरा नाम बताइए, तो ऐसा आप नहीं करेंगे जब भी आपको काम करना हो। देखिए, आइडेंटिफायर या वेरिएबल का मतलब होता है कि ये उस तरह का नाम होना चाहिए जो आसान हो, सिंपल हो। बेहतर ये है कि जिस तरह के काम हो उसी तरह का नाम रखें तो ज़्यादा बेटर है। अगर एग्जैक्ट कीवर्ड मिल रहा है तो थोड़ा बहुत चेंज कर लें आप, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में उस वेरिएबल को भी दिक्कत ना हो ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम में जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएबल का मतलब होता है उसको बार बार यूज करना प्रोग्राम में। तो बहुत कॉम्प्लेक्स नाम का इस्तेमाल करना तो अच्छी बात नहीं है, आपको बार बार उस लंबे नाम को टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो आप जब भी लिटरल का नाम दें तो छोटा नाम रखें, यूजफुल नाम रखें, और साइंस तो बोलता है कि जिस तरह के काम हो ऐसा ही नाम रखें ताकि आपको बाद में याद रखने में भी सुविधा हो। तो ये 5 उनके प्रोटोकॉल हैं। इसके बाद टर्म आता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। डिक्लेरेशन मतलब जब प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो प्रोग्राम में डिक्लेरेशन कैसे किया जाए ये भी महत्वपूर्ण है। जब इनको ऐसे समझा जाए कि जब भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट द वेरिएबल नेम। कंपाइलर सबसे पहले बताता है कंपाइलर को कि वेरिएबल का नेम क्या है, जो स्पेस हम रिजर्व करना चाह रहे हैं उनका नाम क्या है। अगर ए हमने डिफाइन किया है, जैसे हमने हमारा स्टेटमेंट है
इंट ए। तो इंट ए का मतलब यही स्टेटमेंट कंपाइलर को बताएगा कि एक मेमोरी स्पेस रिजर्व कीजिए ए के नाम से। अगर हम यहाँ बी लिख दें तो एक और स्पेस रिजर्व कीजिए और इस स्पेस का नाम रखिए बी। ऐसे आप परिचित हैं, सी प्लस में आपने किया है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो कंपाइलर को पता बताने के लिए कि भाई कितने मेमोरी स्पेस की ज़रूरत है और किस नाम से उनको आप स्टोर करें, किस नाम से रिप्रेजेंट करेंगे हम आगे अपने प्रोग्राम में, वही आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम है। स्पेसिफाइज व्हाट टाइप ऑफ डेटा द वेरिएबल विल होल्ड। ये तो स्वाभाविक है, ये एक्चुअल में इंट क्या है, डेटा टाइप ही तो है। मतलब इस स्पेस में किस तरह का डेटा हम रखें। अगर हमको इंटीजर टाइप का वैल्यू रखना है तो इंट लेंगे, अगर हमको यहाँ पर स्टोर करना हो 5.5 तो इंट से चलेगा क्या, तब तो हमको डेटा टाइप बदलना होगा। तो ये डेटा टाइप ही बताएगा कि जो स्पेस रिजर्व कर रहे हैं वहाँ पर किस टाइप के डेटा रखे जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक प्रोग्रामर को डेटा टाइप का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आप हर डेटा टाइप, उनके लिमिटेशन, उनके अंदर रखे जाने वाले कांस्टेंट वैल्यू, इसके विषय में आपको स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो प्रोग्रामिंग में आपको दिक्कत होने लगेगी। आपको पता नहीं चलेगा कि हमको डेटा कौन सा रखना है। हो सकता है डेटा रखना था दूसरा, आपने डेटा दूसरा रख दिया। तो जावा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, थोड़ा सा ये प्रोटेक्शन भी देता है, तो कुछ हद तक तो ये मदद भी करेगा आपको। जावा बड़ा पावरफुल और सपोर्टिव लैंग्वेज है प्रोग्रामर के लिए, लेकिन कैसे मदद करेगा वो तो बात की बात है। पहले बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। जब आप प्रोग्रामर हैं तो आपको डेटा टाइप और उस डेटा टाइप के अगेंस्ट क्या वैल्यू होगा ये आपको पता होना चाहिए। स्पष्ट रूप से क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, क्योंकि डिक्लेरेशन बिना किए तो आप प्रोग्राम में जा ही नहीं सकते। और डिक्लेरेशन तो पहले करना पड़ेगा आपको, और उसमें डेटा टाइप भी बतानी होगी। तो डेटा किस तरह का आप इस्तेमाल करेंगे उसके अनुरूप डेटा का टाइप और आइडेंटिफायर का नेम आप देंगे। इसके बाद द प्लेस डिक्लेरेशन डिसाइड्स द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। ये देखिए एक नया टर्म है, स्कोप ऑफ द वेरिएबल। मतलब किसी प्रोग्राम में, अब इस बात को ऐसे समझा जाए, हमारा प्रोग्राम अलग अलग ब्लॉक में बंटा होता है। जैसे देखिए एक बड़ा सा ब्लॉक हम ले लें, ये हमारा मेन ब्लॉक है, और यहाँ पर हमने लिखा a = 5। मान लेते हैं हमने उससे पहले इंट ए डिक्लेयर किया है। एक दूसरे मेमोरी ब्लॉक में हम चले गए। आप C++ पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं। मान लेते हैं कोई फंक्शन हमने ले लिया और इस फंक्शन के अंदर a = 6 लिया। यहाँ भी हमने डिक्लेयर किया इंट ए। एक दूसरा ब्लॉक यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर हमने इंट a = 10। अब देखिए वेरिएबल के स्कोप की बात हो रही है। तो आउटर ब्लॉक में है तो इनका रेंज पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, लेकिन कायदे से यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक है ये इनका है और यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक इनका है। हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो, समझने में मुश्किल आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको दूसरे तरीके से सोचें। मान लेते हैं घर में एक बच्चा है, उसका नाम हमने रखा गोलू। इस बात की कोई गारंटी है क्या कि जो नाम हमने गोलू रखा है वो पूरे मोहल्ले में एक ही गोलू होंगे, एक ही पप्पू होंगे? तो गोलू हो, पप्पू हो, बबलू हो, ये कॉमन नेम है। और ऐसा हो सकता है चुन्नू, मुन्नू, रिंकी, बंटी, ये सब इतने कॉमन नेम हैं बच्चों के
कि हो सकता है एक मोहल्ले में 10 पप्पू मिल जाए, तो उस मोहल्ले में 10 पप्पू हैं, इसका मतलब है कि अब कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हर पप्पू का एक रेंज हो गया। अब ये पप्पू जो है वो यहाँ तक इनका रेंज है, यहाँ तक कि पप्पू के नाम से जाने जाएंगे। घर में कोई एक ही पप्पू होगा तो घर तक उनका डोमेन है, रेंज है। घर के बाहर निकलेंगे तो हो सकता है दूसरे घर में भी दूसरे पप्पू हों, और उन 10 पप्पू में कोई पप्पू इतने पॉपुलर हो जाए कि पूरे मोहल्ले में पप्पू के नाम से वही जाने जाए कि ठीक है पप्पू आपका नाम है लेकिन आपका डोमेन छोटा है। यहाँ पर पप्पू थोड़ा बड़ा डोमेन है तो पूरे मोहल्ले में पप्पू भैया के नाम से वो जाने जाए। तो ये है, इस एक को यहाँ से यहाँ तक जाना जाएगा, और उससे भी बड़ा हो तो स्टेट में पप्पू जाने जाएंगे। तो ये जो नाम है, इस नाम का रेंज डिक्लेरेशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपने इस्तेमाल किया है। अगर इस ब्लॉक के लिए है तो ये इनका रेंज यहीं तक होगा, इस ब्लॉक के लिए तो यहाँ तक होगा। अगर अपर ब्लॉक में दिए तो पूरे प्रोग्राम में, ग्लोबल वेरिएबल कोई डिक्लेयर किए हैं तो होल प्रोग्राम में उनका रेंज होता है। लोकल वेरिएबल लोकल ग्रुप में ही काम करेगा। तो ठीक उसी तरह प्रोग्रामिंग के विषय में कहा गया है कि द प्लेस डिक्लेरेशन डिसाइड द स्कोप ऑफ द वेरिएबल। जो वेरिएबल आपने इस्तेमाल करना चाहा है, प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है, वो किस जगह पर किया है, इस बात से डिपेंड करेगा कि उनका क्या डोमेन होगा, वो कहाँ से कहाँ तक प्रभावी होगा। उसके बाहर आप एक्सेस करने की कोशिश न करें, हो सकता है उसके बाहर दूसरे का प्रभाव। बात समझ में आ रही है? तो ये उनके स्कोप के, हर वेरिएबल का एक निश्चित स्कोप होगा और वो उन्हीं स्कोप के अंदर उसका प्रभाव होगा, वहीं पर आप एक्सेस कर सकते हैं। स्कोप के बाहर जाके करेंगे तो हो सकता है कुछ दूसरा ही वैल्यू आप एक्सेस कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखेंगे ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम। यह तो इम्प्लिसिटेड है, किसी वेरिएबल का जब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे अपने प्रोग्राम में, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर अपने से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेगा। आप जो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे, आप अपने प्रोग्राम में उन्हीं आइडेंटिफायर को, उन्हीं वेरिएबल को इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। और जब भी ज़रूरत है तो पहले डिक्लेरेशन तब असाइनमेंट की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि असाइनमेंट के समय डिक्लेयर करेंगे, आप पहले डिक्लेयर कर दीजिए प्रोग्राम में। अब ये अलग बात है कि ब्लॉक में आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो ब्लॉक के स्टार्टिंग में कर दीजिए, प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं तो इनिशियल में कर दीजिए, ग्लोबल करना चाह रहे हैं तो एकदम शुरू में पहले डिक्लेरेशन कीजिए। लेकिन डिक्लेरेशन मस्ट बी रिक्वायर्ड बिफोर द यूटिलाइजेशन। यूज करने के पहले आपको डिक्लेयर करना ही होगा। वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में आप डिक्लेयर करेंगे, इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग बनाने में आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो जब भी प्रोग्रामिंग की बात होगी तो आप देखेंगे कि उसमें कौन से आइडेंटिफायर हैं, कौन से कीवर्ड हैं, किस तरह के स्टेटमेंट हैं, कौन सा स्टेटमेंट हमें इस्तेमाल करते हैं, और हमारे प्रोग्राम का फ्लो चार्ट क्या है, कैसे कैसे फ्लो करेगा प्रोग्राम। अगर कोर जावा की बात करें, स्ट्रक्चर्ड बेस्ड कॉन्सेप्ट की बात है, अगर सी की बात करें, C++ की बात करें तो उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की बात करते थे। यहाँ हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो हमें क्लास डिक्लेयर करना होगा, क्लास के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करने होंगे और उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफायर को डिफाइन करना पड़ेगा बिफोर द यूज ऑफ दैट आइडेंटिफायर। बिना डिक्लेयर किए आप प्रोग्राम में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हमारे पास हमने कांस्टेंट लिटरल के विषय में पढ़ लिया है, वेरिएबल के विषय में पढ़ लिया है, प्रोग्राम में किस तरह के इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट इस्तेमाल किए जाएंगे उनके विषय में हमने पढ़ा। तो अब हम आशा रखते हैं कि अब हम प्रोग्रामिंग के तरफ बढ़ सकते हैं। अब जावा के छोटे छोटे प्रोग्राम हम बनाने की कोशिश करेंगे और जावा का प्योर वर्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे प्रोग्रामिंग हम करेंगे, डेटा कैसे उसमें इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, आउटपुट को कैसे देखेंगे, मैनेज करेंगे,
और फिर प्रोग्राम को किस तरह से हम एक्सप्लोर करेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, इस पर डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।